Let's continue now. Let's continue now. So we were talking about the lungs, right? So color I told you, origin I told you, location everybody of us knows. Where are your lungs located? Lungs are located into the thoracic cavity, है ना बच्चों? thoracic cavity में located है. अब इसके all the sides में क्या क्या present है देखो. When you talk about a ventral side मतलब अपना stomach वाला side, dorsal side मतलब अपना पीठ वाला side, then ये बाजू मतलब lateral side होता है. So dorsal side, ventral side, lateral side, तीनों sides है इसके. क्या क्या है इसमें देखो अभी. Located in the thoracic cavity and it is covered or protected by. Covered or protected by. अब कौन से साइड से किसने किसने प्रोटेक्ट किया है वो देखो बच्चों. When you say dorsal side, dorsally by कौन है डोर्सल साइड में हमारा? वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम. देन वेंट्रल साइड में हमारा क्या है? वेंट्रल मतलब पेट वाला साइड. वेंट्रल इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम. डू यू रिमेम्बर बच्चों स्टर्नम क्या था? ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में जो बोन है वो. एंड लैटरली इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब केज या रिब्स. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आया क्या? लोकेटेड इन द thoracic cavity, then they are covered as well as protected by. कौन कौन कवर कर रहा है, कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? That is your कौन? Covered and protected by vertebral column on dorsal side, sternum on ventral side, ribs on lateral side. Also dorsal side और ventral side में भी ribs होते हैं, but हमने जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अलावा उसके बारे में पढ़ा है ये. Is this clear everyone? Please tell me. बोलो जल्दी जल्दी, आ जाओ आगे चलो. Now coming to the membrane around your lungs. अब जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है वो डायग्राम ही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ. सो इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. चलो आ जाओ यहाँ बच्चों, देखो आपका डायग्राम. कैन यू ऑल सी दिस इमेज? प्लीज टेल मी. है ना, यही आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, बस एनसीईआरटी में थोड़ा इसका कलर दिखाया हुआ है और कुछ नहीं. Isn't it? So ये रहा जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, all that we know about. Let's talk about membrane that surrounds your lungs. Do you know what is the name of the membrane that surrounds your lungs? Anybody has an idea? किसी ने पढ़ा है क्या बच्चों? बोलो बच्चों, what is the membrane that surrounds your lungs? इधर दिख रहा है ये नाम, you can see in your label. Pleural membrane. Pleural. Okay. The Pleural membrane that membrane. surrounds your lungs is known as pleural membrane. लीवर के ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन था? याद करो बच्चों, लीवर के ऊपर क्या था? भूल गए सब लोग. Gleason's capsule. Liver was surrounded by Gleason's capsule. Lungs are covered by pleural membrane. Heart is covered by pericardium. सबका मेम्ब्रेन याद रखना है आपको, ठीक है? किडनी के ऊपर क्या था? एडिपोस कैप्सूल. सो एवरी मेम्ब्रेन यू नीड टू रिमेम्बर. तो अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बच्चों, इसमें अब और दो लेयर होते हैं. नाउ दिस प्लूरल मेम्ब्रेन हैज टू मेम्ब्रेन्स या टू वॉल्स, टू लेयर्स भी बोल सकते हो आप लोग. कौन से दो है? बाहर वाला जो होता है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, ठीक है, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन. और अंदर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विसेरल मेम्ब्रेन. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? प्लीज टेल मी. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है पैराइटल मेम्ब्रेन, अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है विसेरल मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये वाली जगह खाली है,
इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। द स्पेस इज कॉल्ड एज ए प्लूरल स्पेस बोलो, प्लूरल कैविटी बोलो, वन एंड द सेम। ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड होगा, दैट विल बी प्लूरल फ्लूइड। दिस प्लूरल फ्लूइड विल एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर and will protect your lungs from external shocks and injuries। क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। एवरीबडी कंफर्टेबल? अच्छा, इसमें एक साइड और मैंने मिस कर दिया बताने का। ये साइड है आपका, कौन सा वाला साइड है ये? दिस विल बी पोस्टीरियर साइड, और ये साइड हो गया एंटीरियर साइड। तो क्या क्या प्रेजेंट है ये एंटीरियर साइड में? क्या बोलेंगे हम लोग लंग्स के? नथिंग एज सच, बट पोस्टीरियर साइड में ये है डायफ्राम। सो याद रखो, लोकेशन में आपको ये भी ऐड करना है। डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, लैटरल साइड में रिब्स, पोस्टीरियर साइड में मतलब आपका एब्डोमेन का जो साइड है वहां पे होता है डायफ्राम। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? यस सर। कलर होता है पिंक लंग्स का, ठीक है, दे आर पिंक इन कलर, स्पंज लाइक होते हैं। एंड ये जो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम के बने हुए हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, क्या नाम बोला फ्लूइड का मैंने? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल प्लूरल फ्लूइड फ्लूइड। जो 2 ml होता है, नॉट वेरी मच, इट्स वेरी लेस। 2 ml फ्लूइड इज प्रेजेंट दैट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। तो कभी कभी जब हम लोगों को कोई इन्फेक्शन होता है, लंग इन्फेक्शन होता है, इन दैट केस इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ये प्लूरल फ्लूइड का, और उस कंडीशन में चेस्ट पेन हो जाता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, पेनफुल ब्रीदिंग हो जाता है, और ब्रेथलेसनेस हो सकता है। और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्पोनिया। व्हाट यू कॉल दिस कंडीशन एज अ डिस्पोनिया बोलते हैं। और जो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है उसको बोलते हैं प्लूरिसी। कुछ टर्म्स है आपको ये याद रखने हैं। ये देखो, प्लूरिसी का मतलब है इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। क्यों बढ़ता है ये कॉन्सेंट्रेशन? याद रखो, इट कुड बी योर क्वेश्चन। रीजन इज बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, निमोनिया में वगैरह ये सब हो सकता है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो होगा, हम लोग लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें भी ये आपको बताऊंगा मैं। सो डिसऑर्डर वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया। क्या ये स्पेलिंग बराबर है? आप लोगों ने सुना है पहले? हैव यू हर्ड दिस बिफोर? हाँ बच्चों, यस सर। डिस्पनोइया स्पेलिंग गलत है, DYSPNOEA होता है स्पेलिंग। डिस्पनोइया, डिस्पनोइया स्पेलिंग शुड बी लाइक दिस, डिस्पनोइया। क्या होगा इसमें? देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। द कंडीशन वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज ए डिस्पनोइया। इसका रीजन है ये प्लूरिसी। प्लूरिसी इज वन रीजन इज दिस, बाकी और भी ट्यूबरक्लोसिस में भी ये हो सकता है लोगों को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा में भी हो सकता है ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। वन ऑफ द रीजंस इज दिस व्हाट आई टोल्ड यू पीपल। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो। और इन्हीं 2 लंग्स के बीच में छोटी सी जगह होती है जहां पे अपना हार्ट लोकेटेड होता है। क्या आपको नाम याद है? व्हाट डू यू कॉल दैट प्लेस एज वेयर योर हार्ट इज लोकेटेड? हाँ बच्चों, याद है क्या? क्या बोलते हैं उसको जहां पे आपका हार्ट लोकेटेड है? मेडियास्टिनम कोरियाक कैविटी। ना, थोरासिक कैविटी पूरा है यहाँ चेस्ट में अपना, बट जहां हार्ट लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेडियास्टिनम। इज इट क्लियर? अपने वो सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है।
and there will be a small notch for the heart which can be called as a cardiac notch. यहां तक आपको समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर? तो क्या क्या कवरिंग्स है या फिर व्हाट आर द, हाँ, व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी वेयर योर हार्ट इज लोकेटेड, बताओ जरा मुझे। एंटीरियर साइड में क्या बोला मैंने, मतलब नेक बोल सकते हैं हम लोग या एक क्लेविकल बोल सकते हैं। एंटीरियर साइड मतलब हेड साइड, हेड साइड में हमारा नेक है, हमारा क्लेविकल है। फिर पोस्टीरियर साइड मतलब एब्डोमेन वाला साइड, वहां पे आपका डायफ्राम है। डॉर्सल साइड में आपका वर्टेब्रल कॉलम है, रिब्स है। वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम और रिब्स है। लैटरल साइड में आपका रिब्स है। ये सब आपका लोकेशंस है thoracic cavity में where your lungs are located. I hope you all understood what I meant to say. समझ में आया क्या बच्चों? हेलो किड्स, टेल मी yes or no. ये चीजें Yes, समझ sir. में आई? डायफ्राम मैमल्स में प्रेजेंट होता है, बट ओके, मैमल्स में डायफ्राम प्रेजेंट होगा, ओनली मैमल्स में, और एक्सेप्शन है बाकी एनिमल्स में, क्रोकोडाइल में भी ये मिल सकता है। सो यू विल गेट दिस इन द क्रोकोडाइल विच इज इवन नॉट अ मैमल। याद रखना है ये आप लोगों को अच्छे से। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब लंग्स में चलो, अभी लंग्स का डिटेल सुनो। सो वी हैव टू लंग्स, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। अभी राइट लंग में और लेफ्ट लंग में बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? बोलो तो। सर यहाँ, हमारा हार्ट यूजुअली राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उसके हाँ कारण तो राइट वाले लंग छोटा होता है थोड़ा। वेरी गुड। तो ये देखो, राइट में नहीं, हार्ट लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड सर है। तो ये रहा आपका दो कंपार्टमेंट्स, इधर एक है लोब, इधर एक लोब है। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, राइट लंग इज लार्जर। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। इसमें आपको 3 लोब्स मिलेंगे, ये वाले देखो। कैन यू सी देयर आर 3 लोब्स। यहाँ पे 2 लोब्स होते हैं। तो राइट लंग इज लार्जर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। राइट लंग इज हेवियर, लेफ्ट लंग इज लाइटर। और जो लोब्स है इनके नाम सुनो अभी बच्चों। ऊपर वाला होगा सुपीरियर लोब, बीच वाला होगा मिडल लोब, सबसे नीचे होगा इंफीरियर लोब। और लेफ्ट वाले में सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला ही होगा, उसको ही हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी। इसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर लोब, इसको हम लोग बोलेंगे मिडल लोब, और सबसे नीचे जो है वो होगा आपका इंफीरियर लोब। सो 3 लोब्स आर देयर, इसमें 2 ही है। ये हो गया एंटीरियर लोब जो हेड के साइड में है, ये हो गया आपका पोस्टीरियर लोब जो आपका एब्डोमेन के साइड में है या फिर डायफ्राम के साइड में है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ यस में आया लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एवरीबडी अंडरस्टूड? बोलो, ठीक है। यस अब ये डायफ्राम के बारे में थोड़ा सा सुन लो। यू मस्ट नो अबाउट दिस डायफ्राम बच्चों। तो व्हेन यू से डायफ्राम, डायफ्राम एक मस्क्यूलर वॉल होता है, सेप्टम होता है, जिसमें एक छोटा सा छेद होगा, वहां से आपका इसोफेगस नीचे पास होता है। और ये सिर्फ मैमल्स में मिलेगा। यू विल नॉट गेट दिस इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है। अब ये किसको सेपरेट करता है? ये डायफ्राम यहाँ पे है। दिस सेपरेट्स और एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। तो ये जो ऊपर का कैविटी है इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और यहाँ से नीचे जो होगा, जहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल का बाकी पार्ट्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो दिस डायफ्राम separates abdominal cavity from thoracic cavity. Am I clear? एक मिनट है बच्चों। Is this clear everybody? thoracic cavity और यस सर। abdominal cavity को सेपरेट करता है आपका डायफ्राम, जो किस तरह से दिखता है, हाउ इट लुक्स। इट लुक्स लाइक, यू नो, डोम शेप वेन
इट इज इन अ रिलैक्स स्टेट, या जब ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है तब ये ऐसा डोम शेप दिखता है, जब ये स्ट्रेच हो जाता है तो ऐसा फ्लैट दिखेगा। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस कंडीशन एज इनहेलेशन। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये ऐसा डोम शेप का बन जाता है। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? प्लीज टेल मी बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट एंड क्लियर? यस गर्ल्स, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलो आगे सुनो। नाउ डायफ्राम के बाद में यू शुड रिमेंबर दैट अबाउट इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये क्या होता है इंटरकोस्टल मसल्स बच्चों? जो रिब्स के बीच में स्पेस है, द पैसेज और द स्पेस बिटवीन रिब्स, जो थोरासिक केज है अपना, अब यहां पर होता है आपका ऐसे रिब्स होगा, ये वाला रिब है, ये वाला भी रिब है। सो द स्पेस बिटवीन दीज रिब्स कंटेन स्पेशल मसल्स। और इन मसल्स को भी थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड करो। दिस इज वन रिब, ओके, दिस इज अनदर रिब, and here between these two ribs we have got muscles. इन मसल्स को अभी हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, ICM। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। ये आपका रिब है, ये आपका रिब है, दोनों के बीच में जो मसल्स होंगे उनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स के भी दो टाइप्स हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। अब ये देखो आपका दो रिब्स है, इन दो रिब्स के बीच में यहाँ पे आपके मसल्स होंगे। जब आप बाहर के साइड से देखोगे, दिस इज योर आउटसाइड, तो इधर जो मसल्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और ये लंग्स वाला जो साइड है, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। क्या आपको ये समझ में आया? इसमें भी दो टाइप के मसल्स होंगे, हाँ ना? कुछ तो बोलो बच्चों। Sir, could you explain that again, please? I said that if you have got these two ribs, अगर ये आपके दो रिब्स हैं, ठीक है ना, ये ऊपर वाला रिब है, ये नीचे वाला रिब है, and here the passage between these ribs you will have the muscles. Am I right? No, sir. Where is the Yes. internal, intercostal, and external? Inside you have got lungs, so those muscles which are in close contact with the lungs will be your intercostal muscles. Those which will be present from outside the ribs, these will be called as the external intercostal muscles. Now clear? Yes, sir. Fine. सर So there इंटरनल are कोस्टल मसल्स के अंदर भी लंग्स होगा ना? वो लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में होंगे ना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन क्लोज कांटेक्ट विथ योर लंग्स। हाँ कि ना? बोलो जल्दी जल्दी। तो सर ऐसा रहेगा कि एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, फिर रिब्स, फिर इंटरनल कोस्टल मसल्स, फिर उसके बाद लंग्स। हाँ, मतलब वो दोनों वॉल के जैसा नहीं है, बाहर का एक वॉल, अंदर का एक वॉल, और वो तो रिब्स के बीच का स्पेस में है ना, तो यू कांट एज सच ऐड अ रिब आल्सो इन बिटवीन, है कि नहीं? चलो, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड देयर आर टू वॉल्स ऑफ दिस इंटरकोस्टल मसल्स। नाम याद रखना है आपको, कौन से वाले? हाँ बराबर है, वैसे ही एक रिब इंटरनल के, इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हाँ, मसल्स। रिब के इस पार एक मसल, रिब के इस पार दूसरा मसल। नाम याद रखना है आपको दोनों मसल्स का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इज दिस क्लियर? ये शॉर्ट फॉर्म्स है, EICM, IICM, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यस। Are you sharing the screen? इट इज नॉट विजिबल क्या? No, sir. ओके बच्चा, वेट, सेम स्क्रीन इज देयर, नथिंग डिफरेंट। सिर्फ मैंने ये दो वर्ड्स लिखे अभी, देखो इधर, EICM, IICM। फुल फॉर्म्स बताओ चलो। EICM बोले तो क्या, IICM बोले तो क्या? E मतलब एक्सटर्नल, I मतलब इंटरनल, बस और कुछ नहीं, समझा? रिब्स के इस, लंग्स के साइड वाला इंटरनल मसल्स, और लंग्स के ऑपोजिट साइड वाला
एक्सटर्नल मसल्स। अब जो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है उनका एक स्पेशलिटी याद रखो बच्चों, वो वाले मसल्स जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब मैक्सिमम हवा बाहर फेंकते हैं हमारे लंग्स में से बाय फोर्स, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, और इनका कंट्रोल हमारे सेरिब्रम पे होता है, जबकि नॉर्मल कंट्रोल जो होता है वो मेडुला पे होता है, मतलब ब्रीदिंग का कंट्रोल या मसल्स का कंट्रोल मेडुला करता है। बट इन केस दिस इंटरकोस्टल मसल्स, इनका स्पेशलिटी याद रखो, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ योर सेरिब्रम, और ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ही काम करते हैं, अदर टाइम दे डू नॉट वर्क। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, तभी आपको पता चल जाएगा। सो इज दिस क्लियर टू ऑल पीपल? प्लीज टेल मी, जितना बताया हमने लंग्स के बारे में, आप लोगों ने जितना पढ़ा वो क्लियर है? हाँ बच्चों, एल्वियोलस का स्ट्रक्चर भी याद रखना आपको। व्हेन यू से सिंगल एल्वियोलस, तो एक एल्वियोलस में हमारे, इसमें देखो ये किससे लाइंड होता है? सिंगल एल्वियोलस इज लाइंड बाय कौन सा टिश्यूज बोला आपको? एल्वियोलस में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज होता है। कौन सा होता है? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होता है। और अब इसमें भी हमने पढ़ा था, इसमें भी दो लेयर होते हैं वैसे, अगर आप एल्वियोलस की बात करते हो। टोटल नंबर कितना एल्वियोलाई का हमारे लंग्स में है? हैव यू हर्ड हाउ मेनी एल्वियोलाई आर देयर? बोलो बच्चों, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल। 150 million. 300 million. We have 300 million alveoli all total. अब इन 300 मिलियन में इसमें भी दो लेयर या दो कोट्स होते हैं बच्चों, याद रखो। देयर आर टू वॉल्स। जो बाहर वाला वॉल होता है वो बना हुआ रहता है बच्चों येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का, जिसमें कैपिलरीज भी होंगे, ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं। किसका बना हुआ रहता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और अंदर वाला वॉल बना हुआ रहता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। बाहर वाला वॉल येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना है, प्लस इट विल बी सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज एक्सेट्रा। अंदर का वो जो वॉल है ये बना है आपका स्क्वामस एपिथेलियम का। अब यही स्क्वामस एपिथेलियल के जो सेल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? वी कॉल देम एज न्यूमोसाइट्स, and these are responsible for secretion of one substance called as a lecithin, जो सर्फेक्टेंट का काम करता है और कोलैप्सिंग प्रिवेंट करता है एल्वियोलाई का। अब समझ में आया क्या बच्चों आपको? सो इट इज वेरी थिन वॉल्ड। इसका थिकनेस अगर आप मेजर करोगे तो 0.0001 मिलीमीटर होता है, बहुत पतला। और डायमीटर विल बी समथिंग 0.1 मिलीमीटर। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो, मुझे समझ में आया आप लोगों को? हाँ, यस किड्स, आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. तो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ लंग्स ऑल्सो। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आर यू रेडी फॉर इट? हाँ बच्चों, आर यू रेडी फॉर दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलो फिर आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जो अभी तक पढ़ा है उसमें बच्चों। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? गो अहेड। कैन आई से देन यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद इट? Yes, हाँ sir. बच्चों, ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। अगला वाला कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपको ध्यान से सुनना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और इसके बाद में भी है एक छोटा टॉपिक विच इज अबाउट
लंग वॉल्यूम्स और थोरैसिक वॉल्यूम्स एंड थोरैसिक कैपेसिटीज, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंड यू पीपल माइट गेट स्टक देयर। अगले संडे को आप लोग एग्जाम दे दो, न्यूट्रिशन वाला, डाइजेशन वाला दोगे? कमिंग संडे को आपका 2 एग्जाम्स का रिजल्ट्स मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, वो सर ने मुझे भेजा ही नहीं एक्सेल शीट, इसीलिए वो बचा है, पेंडिंग है अभी। होपफुली आई विल गिव इट यू, मेजर टेस्ट का आपका रिजल्ट आई विल शेयर इट विथ यू, एंड वन मोर स्केलेटन चैप्टर, स्केलेटन वाला मिला है मुझे, आई विल शेयर दैट सून। एमटी वाला मैं पूछता हूँ सर को। चलो, आर यू रेडी फॉर दिस? चलो, मैकेनिज्म ऑफ Yes. ब्रीदिंग बोला तो अब इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं, एवरीबॉडी ऑफ अस नोस। Expiration and inspiration. यस, तो जब हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन, and in means lungs, and giving carbon dioxide rich air, है ना, and giving out carbon dioxide rich air from lungs. Simple definition. तो इसको ही हम लोग एक्चुअली रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट रेस्पिरेशन इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड। रेस्पिरेशन हमेशा सेल के अंदर होता है, जो इक्वेशन आप लोगों ने सुना है वो। सो ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, है ना। हमने स्टेप्स पढ़ा था, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, अगर आपको याद है तो कल के लेक्चर में पढ़ा था। ये देखो इधर, देयर आर 4 स्टेप्स इफ यू ऑल रिमेम्बर। कौन से वाले स्टेप्स बच्चों? इसमें नहीं दिख रहा वो। 4 स्टेप्स बोले थे मैंने, किसको किसको याद है बताओ बच्चों। स्टेप 1 यही होता है आपका, ब्रीदिंग Breathing, external respiration, internal respiration, and एंड cellular सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वेरी गुड, गुड जॉब। तो अब ये ब्रीदिंग पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो टेकिंग एयर इन एंड गिविंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स विल बी कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग। अब ये सब आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आप लोगों को पता है बच्चों? Sir, डू यू नो एटमॉस्फेरिक 180. प्रेशर? अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट यू शुड नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मली 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट सी लेवल। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इस प्रेशर से कम अगर प्रेशर हमारे लंग्स में डेवलप हो गया तो हवा अंदर जाएगी, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया कंपेयर टू अवर पल्मोनरी प्रेशर और लंग्स का प्रेशर, तो हवा बाहर जाएगी। क्या खेल है, समझ में आया आप लोगों को बच्चों? तो ब्रीदिंग में देयर इज प्लस और माइनस चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 3 प्रेशर्स आप लोगों को याद रखने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इतना, जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ऑब्वियसली लंग्स में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो एयर विल एंटर इनसाइड दी लंग्स, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम हो जाता है। सो यू कैन से 758 mmHg जब प्रेशर हो जाता है लंग्स में, ओके, तब हवा अंदर जाती है, मतलब इनहेलेशन होता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? इनहेलेशन कब होगा? एल्वियोलर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा, देन योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज हुआ है देखो इधर, अभी यहाँ 60 था, यहाँ पे 58 है, मतलब -2 हो गया। -2 हो गया मतलब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है, देयर इज वन लाइन इन योर एनसीईआरटी इफ यू सी कि negative pressure develops into the lungs and hence there is inhalation. Inhalation is a result of negative pressure developed into lungs or into alveoli. तो negative pressure का मतलब होता है decrease in the alveolar pressure. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? बोलो।
हेलो Yes, हेलो। sir. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन मतलब क्या होता है? गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट। कब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट जाएगा? जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ये तो रूल ही है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। ये ऑस्मोसिस आप लोगों ने सुना है, जिसमें पानी हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इधर भी वही हो रहा है। अभी एक्सेलेशन में क्या होगा? जो एल्वियोलर प्रेशर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, बट आपके नीट के लिए पूछा जाएगा। इन योर नीट आई मीन इन योर बुक और आपके जो भी रेफरेंसेस उसमें आपने इतना ही पढ़ा होगा कि देर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टू 3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बट एग्जैक्ट वैल्यूज आई एम गिविंग यू। स्कूल में पढ़ा है कि आप लोगों ने? ये बताओ मुझे। दिस चैप्टर इज डन इन द स्कूल, राइट Yes, sir. उपमन्यु? So did you learn these values? 760, No, sir. 758? No, ना? That's what I knew that. अब यहाँ पे 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर बढ़ेगा। इट विल बी नाउ 762 mmHg। तो जब 2 मिलीमीटर प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो एयर विल मूव आउट ऑफ योर लंग्स। क्या ये तीनों वैल्यूज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी। हाँ, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सो जब प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर विल एंटर इनसाइड। व्हेन द प्रेशर इन द लंग्स इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर विल गो आउटसाइड। तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। हैव यू हर्ड और learnt one law which is called as Boyle's law? किसी ने सुना ही है बच्चों? बॉयल्स लॉ करके कुछ पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में किसी ने? नहीं पढ़ा? अरे हाँ कि ना बोलो कुछ। आई विल टेल यू अबाउट इट, सुनो। क्या है ये बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर is inversely proportionate to its volume, is inversely proportionate to its volume। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों? Are you all understanding anything? Pressure inside the container is inversely proportionate to the volume of that container। तो अगर आप बोलते हो अपना अपना लंग्स मतलब वो कंटेनर है और उसके अंदर जो गैस है वो गैस मतलब उसके मॉलिक्यूल्स है। सो इफ यू से दिस इज योर लंग एज अ कंटेनर, समझ में आ रहा है? इसको अभी यहाँ पे हमने कवर कर दिया है लिड से। सो हियर आर योर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो क्या होगा अभी? व्हेन इफ यू मान लो कुछ भी एक 10 मॉलिक्यूल्स है गैस के। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन बच्चों? जो प्रेशर होगा वो कैसे होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जाके वॉल को टकराने के चांसेस कम है, या फिर स्लोली जाके टकराएंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। अगर इसी के बदले हम छोटा कंटेनर बोलते हैं, लंग्स या कंटेनर इज स्मॉल इन साइज, इसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स है मान लो। आई एम नॉट काउंटेड एंड रिटर्न दीज आर द 12 मॉलिक्यूल्स। अब बताओ इसमें प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? वॉल्यूम कम हो गया ना, तो प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि अभी ये मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे, जोर जोर से टकराएंगे उसके वॉल से, बिकॉज वॉल इज वेरी क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद इट, बिकॉज वॉल्यूम इज लेस। एंड दिस इज व्हाट द लॉ वी कॉल इट एज अ बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू योर लंग्स। तो इधर क्या होगा बच्चों? बोलो। दैट इज प्रेशर इन योर लंग्स is less than atmospheric
air will enter in your lungs. If the pressure in your lungs is more, then obviously air will go out of your lungs. That is exhalation will occur. कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? हाँ किड्स, हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. मोहम्मद, ठीक है, भूमि, 2 लोग गायब हो गए, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है, या फिर डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोगों को पढ़ना है। बट उससे पहले कुछ और चीजें मैं बोलता हूँ, आप लोग वो याद रखो। जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, व्हेन वी डू नॉर्मल ब्रीदिंग, व्हाट्स द नॉर्मल रेट ऑफ योर ब्रीदिंग? आपको पता है क्या? डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रीथ पर मिनट? 12 to 16 टाइम्स। यस, याद रखो ये 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। अब इस नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग एक और टेक्निकल वर्ड से जानते हैं, यूपनोइया। दिस इज साइंटिफिक टर्म, इसीलिए वो डिस्पनोइया था। डिस्पनोइया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग था, ठीक है। यूपनोइया इज द नॉर्मल ब्रीदिंग, और ये नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल किया जाता है कौन? अंडर कंट्रोल ऑफ योर मेडुला, अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है बच्चों, याद रखो ये चीज। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग, जो 12 to 16 टाइम्स है। और अब इसमें ज्यादा रोल होता है आपका डायफ्राम का। डायफ्राम के मसल्स या डायफ्राम का रोल और इंटरकोस्टल मसल्स ही मदद करते हैं ब्रीदिंग में। तो इसमें 75% रोल होता है आपका डायफ्राम का। किसका रोल होता है? डायफ्राम का रोल होता है 75%, और 25% रोल होगा आपके इंटरकोस्टल मसल्स का, आईसीएम का, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है बच्चों। और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल नहीं होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन में ही काम करते हैं। याद आया क्या आप लोगों को? हाँ बच्चों, डू यू रिमेम्बर दैट? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सिर्फ तब काम करते हैं, कब? जब हम लोग फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये अरे मुझे बॉक्स करना था इसको। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात हम लोगों ने की है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अब नॉर्मल ब्रीदिंग के जैसे ही होगा आपका फोर्सफुल ब्रीदिंग, जो नॉर्मली प्रेग्नेंट वीमेन को करना पड़ता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग याद रखो बच्चों। हु डज दिस फोर्सफुल ब्रीदिंग? यूजुअली इट इज डन बाय दोज प्रेग्नेंट वीमेन। ऑलराइट, अब इसमें किसका रोल कितना होता है वो याद रखो। सो फोर्सफुल ब्रीदिंग में उल्टा होता है, और ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। याद रखो, फोर्सफुल का स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया बच्चों। फोर्सफुल कौन कंट्रोल करता है इसको? दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम, ये याद रखना है आपको। और इसमें उल्टा रोल होगा, मतलब